ये कहानी मेरी नानी की है जो उन्होंने मुझे बचपन से सुनाई है। उनका परिवार काफ़ी बड़ा था। नानी के 7 बच्चे थे, 5 लड़कियां और 2 लड़के। मेरे नाना अंकित साचित्सी पाइसी और शिष्टित के दशक में असम में पुलिस अधिकारी थे और उनका ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पर होता रहता था। शुरुआत में नानी उनके साथ यात्रा करती थी, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें एक ही जगह पर स्थायी रूप से बसना पड़ा ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट के हो सके। नाना ने गुवाहाटी में एक घर बनवाया जहां नानी और बच्चे रहते थे, जबकि नाना का ट्रांसफ़र हर कुछ सालों में होता रहता था। उस समय गुवाहाटी एक छोटा सा शहर था और वहां आबादी भी कम थी। 2 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 3 से 6 घर होते थे। नाना के अक्सर बाहर रहने के कारण नानी ही पूरे घर और सारे बच्चों की देखभाल अकेले करती थी। मेरी माँ, जो परिवार में सबसे बड़ी हैं, बताती हैं कि सभी बहनों ने जल्दी ही जिम्मेदारियां उठाना सीख लिया था। सभी मिलकर काम करते थे, जिससे नानी को मदद मिलती थी। नानी में एक विशेष शक्ति थी जिसका उन्हें खुद भी पूरी तरह से पता नहीं था। वे तरह तरह की चीज़ों का अनुभव करती थीं, लेकिन ज़्यादातर इसे अनदेखा कर देती थीं, सोचते हुए कि यह सिर्फ उनका वहम है। यह शक्ति उनकी बेटियों में भी आई और अब मेरी छोटी बहन में भी दिखाई देने लगी है, लेकिन वह एक अलग कहानी है। अब मैं नानी की कहानी पर वापस आता हूँ। उनका घर पुराने ज़माने का था, जिसमें बाथरूम और शौचालय घर के बाहर बने हुए थे और उनके पास एक कुआं था। रात में अगर किसी को शौचालय जाना होता था तो उन्हें कुएं के पास से गुजरना पड़ता था। उस समय बाथरूम और शौचालय में नल का पानी नहीं था, इसलिए कुएं से पानी निकालकर बाल्टी भरनी पड़ती थी। अक्सर रात में ये बाल्टियां पहले से भरी होती थीं, लेकिन कुछ रातों में किसी अनजानी शक्ति को कुएं से पानी निकालते सुना जाता था। मेरी माँ याद करती हैं कि वे बाल्टी को कुएं में गिरते, पानी से टकराते और फिर चरमराती आवाज़ के साथ खींचते हुए सुनती थी, जैसे कोई पानी निकाल रहा हो। लेकिन अगली सुबह जब वे अपने बहनों से पूछतीं तो सब मना कर देती कि वे रात को बाथरूम गई थीं। इसके अलावा कई बार वह आत्मा घर के किसी सदस्य की आवाज़ निकालकर पुकारती थी। एक बार मेरी एक मौसी रात में शौचालय में थी तो उन्होंने सुना कि मेरा मामा उन्हें बाहर से बुला रहा है। उन्होंने जल्दी से बाहर आकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस कमरे में आईं तो देखा कि मामा गहरी नींद में सो रहे थे और कभी बाहर गए ही नहीं थे। ऐसी घटनाएं अक्सर होती थी और परिवार इन पर हंसकर बात कर लिया करता था, लेकिन नानी कभी इस चर्चा में शामिल नहीं होती थी। शायद उन्हें पता था कि घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इसे मानना नहीं चाहती थी ताकि बच्चों को वहां रहने में डर न लगे। कुल मिलाकर घर और खासकर कुएं का इलाका भुतहा था और कई अजीब घटनाएं वहां हुईं। लेकिन नानी ने इन बातों को कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि वे अकेले ही अपने 6 बच्चों की परवरिश कर सकें। अब घर का ज्यादातर हिस्सा नए निर्माण के लिए तोड़ दिया गया है और कुएं को ढककर बंद कर दिया गया है। तब से अब तक कोई अजीब घटना नहीं हुई है। पहाड़ स्टेशन। सबसे पहले जब आप पहाड़ स्टेशन शब्द सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? हरियाली, ताज़ा हवा, शांत वातावरण, सुकून और सबसे ऊपर छुट्टी का समय। छुट्टियों का समय जब हम वर्चुअल दुनिया से दूर होकर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से एक ब्रेक लेते हैं और अपनी मर्जी से जो चाहें कर सकते हैं, भले ही वह कीमती समय को बर्बाद करना ही क्यों न हो। यह कहानी मेरे एक अनुभव के बारे में है जो मैंने एक बार पहाड़ स्टेशन पर छुट्टियों के दौरान महसूस किया। यह स्थान मुंबई और पुणे के आसपास रहने वाले लोगों का पसंदीदा वीकेंड गेटअवे है। जो लोग मेरे पति को जानते हैं वे इस जगह का अंदाज़ा जरूर लगा चुके होंगे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ माथेरान की, भारत के सबसे छोटे पहाड़ स्टेशनों में से एक। ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, समुद्र तल से लगभग 68 मीटर की ऊंचाई पर और मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में है। इसकी नज़दीकी के कारण शहर के लोग हर मौसम में यहाँ वीकेंड पर आ सकते हैं। शादी के कुछ ही समय बाद मेरे पति और मैंने तय किया कि हम इस जगह पर जाएंगे। हमने जनवरी के पहले वीकेंड का चयन किया। यह साल 2012 की बात है। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले लोगों को लगभग पूरे साल एक जैसा मौसम मिलता है, सिवाय इसके जब मॉनसून के दौरान जोरदार बारिश होती है।
माथेरान का मौसम थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि ये ऊंचाई पर है और वहाँ की हरियाली के कारण, इसीलिए इसे एक पहाड़ स्टेशन कहा जाता है। हमने कुछ ज़रूरी सामान बैग में पैक किया और अपनी यात्रा शुरू की। मैंने मुंबई में रहते हुए कई बार माथेरान की यात्रा की थी और मेरे पति भी 2 बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ चुके थे, लेकिन यह हमारी पहली संयुक्त यात्रा थी, इसलिए हम कुछ नए अनुभवों की तलाश में थे और कुछ ऐसे स्थान देखने की योजना बना रहे थे जो आमतौर पर पर्यटकों द्वारा नहीं देखे जाते थे। शनिवार सुबह 7 बजे हम पहुंचे और होटल में चेक इन किया। उसी दिन हमने कुछ मशहूर स्थानों जैसे रामबाग पॉइंट, लिटिल चौक पॉइंट, वन ट्री हिल, शार्लोट लेक, पे मास्टर पार्क और सनसेट पॉइंट को कवर किया। हमने पैंथर की गुफा खोजने की भी कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं मिला। माथेरान में सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई वाहन अनुमति नहीं है। पर्यटक पैदल या घोड़े की सवारी से स्थानों का दौरा कर सकते हैं। वाहन की अनुमति का अंतिम स्थान दस्तोरी नाका है। वहाँ से माथेरान पहुँचने के लिए आप पैदल, घोड़े पर सवार होकर या अगर भाग्यशाली हुए तो टॉय ट्रेन की सवारी से जा सकते हैं। हमारी योजना अगले दिन कुछ अनदेखे स्थानों की यात्रा करने की थी, इसलिए हमने एक पर्यटक मानचित्र निकाला और अगले दिन के लिए स्थानों की तलाश शुरू की। हम सूर्योदय देखना चाहते थे और फिर मेरे पति ने पैनोरमा पॉइंट का सुझाव दिया। यह माथेरान का सबसे दूर का दृश्य बिंदु है, लगभग 7.5 किमी दूर। पैदल चलकर इतना लंबा सफर तय करना संभव नहीं था। हम घोड़े की सवारी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घोड़े के मालिकों ने हमें सूर्योदय के लिए वहां ले जाने से मना कर दिया। अंततः हमारी जिद के कारण एक घोड़े का मालिक संतोष तैयार हो गया। अगली सुबह 5 बजे संतोष हमारे होटल के बाहर इंतजार कर रहा था। दस्तोरी नाका तक का शुरुआती सफर सामान्य रहा। वहां से पैनोरमा पॉइंट का रास्ता अंधेरे और जंगल से भरा था। संतोष ने रास्ता खोजने के लिए अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। लगभग 30 मिनट की सवारी के बाद हम पैनोरमा पॉइंट पहुंचे और सूर्योदय का दृश्य देखने लगे। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य, गांवों की झलक और शांत वातावरण ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। जब हम वापस लौट रहे थे तो अचानक मेरा घोड़ा रुक गया। संतोष ने घोड़े को चलने के लिए कहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कुछ मिनटों बाद घोड़े फिर से चलने लगे। हमने इस घटना को भूलकर अपनी यात्रा पूरी की। जब हम घर लौट रहे थे, मैंने तस्वीरों को देखा। सभी तस्वीरें साफ थीं, सिवाय एक के, जिसमें एक सफ़ेद धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। ये वही समय था जब घोड़ों ने अजीब व्यवहार किया था। क्या वह किसी भूत का संकेत था? हम अब तक इस सवाल का जवाब नहीं पा सके हैं। इस घटना के बाद हमने पैनोरमा पॉइंट की यात्रा फिर कभी नहीं की। हालांकि ये घटना हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है और हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था।